लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। 6 अप्रैल 2015 रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक खास खबर मिली, उनके सबसे बड़े दुश्मन नीरज बवाना के बारे में, जिस पर 40 से ज्यादा हत्या, जमीन हड़पने और वसूली के आरोप थे। टिप मिली थी कि वो आधी रात के आसपास पश्चिमी दिल्ली के कमरुद्दीन नगर से गुजरेगा और फिर अपने गांव बवाना जाएगा। नीरज अक्सर अपने घर परिवार से मिलने जाता था। ये छोटी यात्राएं उसकी आपराधिक दुनिया के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसी दौरान वो अपने वसूली के रैकेट को बनाए रखता था। पिछले 2 सालों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस टीमें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हमेशा बच निकलता था। पिछले 1 साल में उसके गिरोह के 25 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन नीरज अभी भी आजाद था। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद नीरज बहुत होशियार था। जेल में उसने दूसरे अपराधियों से बहुत कुछ सीखा था। वो ऑनलाइन और फोन पर बात करते हुए अपनी पहचान छिपाता था और अपनी गाड़ी भी बार बार बदलता रहता था। जब पुलिस सोचती थी कि वो एक राज्य में है, तब वो दूसरे राज्य में होता था। नीरज को पकड़ने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन पहले ही फेल हो चुके थे, लेकिन इस बार पुलिस के पास एकदम पक्की खबर थी। उन्हें पता था कि नीरज एक सफेद हुंडई वर्ना कार में होगा, जिसका नंबर 4386 पे खत्म होता है। तुरंत ही स्पेशल सेल की एक टीम बनाई गई और वे रोहतक रोड पर जाल बिछाने के लिए रवाना हो गए। ये वही रास्ता था जहां से नीरज बवाना को गुजरना था। पुलिस इंतजार करती रही और आखिरकार रात के 3:45 पर दिल्ली अंडरवर्ल्ड के बादशाह को हथकड़ी पहना दी गई। ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि दिल्ली का दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना की गिरफ्तारी थी। दिल्ली के डॉन की गिरफ्तारी, जिसका नाम नई दिल्ली के अपराध की दुनिया में एक ऐसी गूंज की तरह है जिसे सुनकर बड़े बड़े जमींदार, प्रॉपर्टी डीलर और बिजनेस करने वाले लोगों के माथे पर पसीना आ जाता था। लेकिन सवाल ये है ना कि खेती किसानी करने वाला एक आम परिवार का लड़का कैसे दिल्ली का सबसे खूंखार गैंगस्टर बन गया, और पुलिस को उसे पकड़ने में 2 साल से भी ज्यादा का वक्त क्यों लगा। ये कहानी सिर्फ अपराधी के अपराधों की नहीं है, बल्कि उस समय और समाज की भी है जिसने एक नौजवान को अपराध के दलदल में धकेल दिया। ये कहानी है दिल्ली के उत्तर पश्चिम में बसे एक गांव बवाना की, जहां के जमीन के दाम ने लोगों की किस्मत तो बदली, लेकिन साथ ही एक नई तरह की हिंसा और लालच को भी जन्म दे दिया। साल 1988 में जब नीरज सहरावत का जन्म हुआ, उसका गांव बवाना ज्यादातर खेतों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। नीरज के पिता प्रेम सिंह एक बस कंडक्टर थे और उनके पास गांव में बहुत सारी जमीन थी। जाट बहुल इस गांव में लोग वैसे तो अमीर थे, लेकिन दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। लेकिन 1996 में सब कुछ बदल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शहर से बाहर बवाना में बसाने का फैसला किया गया। सरकार ने किसानों से जमीन खरीदी और उसे इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया। अचानक गांव में खूब पैसा आने लगा। जहां पहले सादगी थी, वहां अब आलीशान गाड़ियां और नई नई चीजें दिखने लगी। नीरज के पिता चाहते थे कि उनका बेटा उनकी टेंट के बिजनेस में ही मदद करे, लेकिन नीरज का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। एक और व्यक्ति जो उसे बचपन से जानता था, उसने बताया कि नीरज को बचपन से ही लड़ाई झगड़े करने की आदत थी। वो अपने दोस्तों के लिए किसी भी दूसरों से भिड़ जाता था। इसके लिए उसे अपने पिता से कई बार मार खानी पड़ी थी। हालांकि नीरज के माता पिता ने उसके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि उसे फिल्में बहुत पसंद थी। इसी बीच बवाना गांव की हालत और भी खराब होने लगी। जहां एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट वहां आने से हिचकिचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों को बवाना की जे कॉलोनी में बसाना शुरू कर दिया।
2001 और 2011 के बीच बवाना की आबादी 23,000 से बढ़कर 73,000 तक पहुंच गई, यानी कि तिगुना। सादगी से भरा गांव अब भीड़ भाड़ वाला और बहुत ही अव्यवस्थित शहर में बदल गया था। इसी दौरान युवाओं को हथियार और ड्रग्स आसानी से मिलने लगे। 2007 में जब कुछ इंडस्ट्री को वापस से दिल्ली के भीतर काम करने की इजाजत मिली तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की किस्मत पर ताला लग गया। फिर उद्योगपतियों ने औने पौने दाम पर अपनी जमीन बेचनी शुरू कर दी। प्रॉपर्टी डीलरों ने बहुत ही जल्द तुरंत ही इस जमीन को खरीद लिया, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट था। आज बवाना में काम करने वाले फैक्ट्रियों से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर मिल जाएंगे आपको। और यही वो माहौल था जिसमें नीरज सहरावत बड़ा हुआ। चारों तरफ फैला पैसा, असुरक्षा और अपराध, और इसी माहौल ने उसे जमीन के कारोबारियों से वसूली की तरफ मोड़ दिया और नीरज अपराध की दलदल में फंसता चला गया। नीरज पहली बार जून 2007 में हरियाणा में एक छोटी मोटी चोरी के लिए गिरफ्तार हुआ। उसकी मां ने बताया कि वो बस अपने दोस्तों के साथ वहां गया था और वहां उन्होंने कुछ गलत कर दिया। वो 3 महीने बाद जमानत पर जेल से बाहर आ गया, लेकिन नवंबर 2008 में उसे दोबारा से बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे 2 साल तिहाड़ जेल में बिताने पड़े और यही वो जगह थी जहां नीरज ने अपराध की दुनिया के असली सबक सीखे। यहीं उसने सीखा कि पुलिस से कैसे बचना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि वो ट्रैक ना हो सके, और क्या गलतियां करने से गिरफ्तारी होती है और उससे कैसे बचा जाए। अपराध की दुनिया में उसका सबसे बड़ा रोल मॉडल उसका मामा राजीव कुमार बना, जिसे राजीव काला के नाम से भी जाना जाता है। वो हरियाणा के अशोधा गांव का सरपंच था और उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा हत्या के मामले थे। जेल में नीरज की दोस्ती दूसरे अपराधियों जैसे नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी और अमित भूरा से हुई। ये सब बाद में उसके गिरोह का हिस्सा बने। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार जेल में ये लोग आपस में मेल जोल बढ़ाते हैं और अपने नेटवर्क का विस्तार करते हैं। आगे सितंबर 2011 में नीरज फिर से गिरफ्तार हुआ, लेकिन 20 दिन बाद जमानत पर बाहर आ गया। लेकिन साल 2012 में जब वो अपनी दूसरी सजा काटकर जेल से बाहर आया, तब तक वो पूरी तरह से बदल चुका था। सिर्फ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में ही उसने 19 व्यापारियों से रंगदारी वसूली थी। उसने उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहनी और राजौरी गार्डन के बुकीज को भी निशाना बनाया। उसका तरीका बहुत ही डरावना था। वो अपने शिकार को अपने गांव की किसी खाली फैक्ट्री में ले जाता और दीवारों पर बने इंसान के पुतले पर गोलियां चलाकर उन्हें धमकाता था, अपनी बात मनवाता था। लेकिन असली डॉन वो तब बना जब 2013 में दिल्ली का एक्स डॉन नीतू डाबोडिया पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तब नीरज बवाना पैरोल पर बाहर था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि अब वो दिल्ली का अनऑफिशियल डॉन बन चुका था और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। लेकिन यह सफर इतना सुलझा हुआ नहीं था। नीरज बवाना से दिल्ली का डॉन बनने तक का। नीतू डाबोडिया भले ही पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसकी असली दुश्मनी नीरज बवाना से ही थी, जो उसके दोस्त के कत्ल के बाद शुरू हुई। इस कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, जब नीरज नीतू डाबोडिया का गैंग ज्वाइन करने वाला था और वो तिहाड़ के जेल में बंद था, जहां उसकी मुलाकात मुंबई के एक बड़े गैंगस्टर से होने वाली थी। नीरज तो ये समझ चुका था कि ये बंबई तो है नहीं जहां पर गैंगस्टर डॉन उसको यूं चलते रोडों पर मिल जाए। यहां अगर गैंगस्टर से मिलना है तो सड़कों पर नहीं, जेल ही जाना होगा। अब इस बार उसका तिहाड़ जेल आना कुछ नया तो नहीं था, पर उसकी इस बार किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि जेल के अंदर उसकी मुलाकात होती है फजल उर रहमान से। ये वो आदमी था जो दाऊद के डी कंपनी के लिए दिल्ली संभालता था। फजल उर रहमान की पहुंच नीरज के लिए एक मौके जैसा था। उसने जेल के अंदर उससे दाऊद की इतनी कहानी सुनी कि नीरज ने तो ठान ली कि नीरज बवाना तो है ही वो, लेकिन अब उसे दिल्ली का दाऊद भी बनना है। यानी जिस तरह मुंबई में दाऊद का बोलबाला था,
कुछ वैसा ही दिल्ली में वो अपने नाम से करना चाहता था। जेल के अंदर ही उसने फजल उर रहमान को अपना गुरु मान लिया, जिसने नीरज से वादा किया कि वो उसे जुर्म की दुनिया का एक्सटॉर्शन किंग बना देगा। अब डी कंपनी का तो काम ही यही था, बिल्डर से, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से, बड़े बड़े आदमियों को डरा धमका कर उनसे पैसा वसूलना। फजल उर रहमान भी यही वादा कर देता है नीरज से कि दिल्ली में वो उसकी धाक कुछ ऐसी ही बना देगा कि उसके एक इशारे पर कोई भी उसे करोड़ों रुपए दे देगा। इस वक्त तक तो नीरज ने सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दबोदा के गैंग से भी हाथ मिला लिया था और उनके साथ ही लूटपाट, वसूली और हत्या जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा था। साल 2010 तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 2011 में नीरज के दोस्त सोनू पंडित ने भी दाबोदा गैंग में एंट्री ले ली। अब वो एंट्री तो वो ले लेता है, लेकिन उसके एंट्री के बाद से ही नीतू दाबोदा और नीरज बावाना के बीच दूरियां बढ़ने लगती है दोनों दोस्त की वजह से, जिससे नीतू को ये भी लगने लगा कि सोनू और नीरज मिलकर कहीं उसके खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो दोनों मिलकर उसकी हत्या तो नहीं कर देंगे। फिर इसी डर में नीतू दाबोदा ने क्या किया कि सोनू पंडित जो था नीरज बावाना का खास दोस्त, उसकी हत्या करवा दी। यहीं से नीतू दाबोदा और नीरज बावाना के रास्ते अलग हो गए और दोस्त की मौत के वजह से उसका झगड़ा खूनी रंजिश में बदल गया। नीरज ने नीतू दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने पूरे गैंग का सफाया कर दिया। इससे पहले कि नीरज नीतू दाबोदा तक पहुंच पाता, उसे अपने हाथों से मारता, पुलिस इनकाउंटर में नीतू ढेर हो गया। यानी नीरज बावाना के रास्ते से वो एकमात्र पत्थर खुद पर खुद ही हट चुका था। अब नीरज बावाना का दिल्ली पर एक छत्र राज हो गया। उसका गैंग अपराध के मामले में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला गया। पूरे दिल्ली एनसीआर पर उसका ऐसा कब्जा हो गया जैसा मुंबई में बड़े बड़े डॉन का होता था। नीरज अब एक्सटॉर्शन के फील्ड में भी उतर गया, जो उसका सपना था। तो वो अब जहां भी कॉल घुमाता वहां से मोटी रकम उस तक पहुंच जाती। धीरे धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि साल 2012 के मई महीने में दिल्ली के नरेला से ही एक तत्कालीन विधायक थे सत्येंद्र राणा, उसने उसको भी फोन घुमा दिया और धमकी दे दी कि अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो 50 लाख रुपये भिजवा दो, नहीं तो अंजाम झेलने के लिए तैयार रहो। फिर आगे 2014 में नीरज ने सोनू पंडित की हत्या में शामिल एक और दाबोदा गैंग के मेंबर संदीप टकेसर को भी मरवा दिया। नीतू दाबोदा तो मर चुका था, लेकिन उसके नाम पर गैंग फिर से खड़ा हो गया था, जिसकी कमान अब पारस, गोल्डी और प्रदीप भोला के हाथ में आ गई थी। लेकिन नीरज ने तो जैसे कसम ही खा ली थी कि जिस गैंग ने उसके दोस्त को मारा है उस गैंग को खत्म करके ही रहेगा वो। अब देखिए, दरअसल होता क्या है ना कि ये गैंग वैंग इसी सिद्धांत पर चलता है कि अपने दुश्मन को खत्म करते रहो और लोगों के नज़र में और ताकतवर हो और धाक बनाओ, जिससे कि वो आपको सीरियस लेना शुरू करे। ऐसे में दाबोदा गैंग को खत्म करना नीरज बावाना के लिए अपने शान और आन बान की बात थी। फिर साल 2014 में ही अप्रैल के महीने में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट कैंपस में प्रदीप भोला की पेशी थी और उसी दौरान ही उसके हत्या का प्लान बनाया गया। रोहिणी कोर्ट परिसर में 10 बदमाश हत्या के लिए तैनात कर दिए गए। सारे शूटर्स भी तैयार थे, लेकिन पुलिस को न जाने कैसे इस बात की खबर लग गई और नीरज बावाना की जितने भी लोग कोर्ट कैंपस में मौजूद थे वो पकड़े गए। पुलिस की इस धरपकड़ से नीरज बावाना का ये पूरा प्लान फेल हो गया, लेकिन वो दोस्त की मौत के बदले की आग में जल रहा था। उसे किसी भी हाल में उस गैंग के एक एक मेंबर को मारना था। नीरज भले ही गुंडा था, बदमाश था, लेकिन दोस्ती वो पूरी निभाता था। उसके इसी दोस्ती का एक और किस्सा भी सुनने को मिलता है, मैं आपको वो भी अभी सुना ही देता हूँ। 2014 की बात है, दिसंबर का महीना था, साल का आखिरी महीना। नीरज बावाना का एक साथी था अमित भूरा, देहरादून जेल में वो बंद था। एक हत्या के आरोप में बागवत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी, उसकी पेशी थी। इसी सुनवाई के लिए देहरादून जेल से बागवत कोर्ट तक पुलिस कस्टडी में उसे लाया जा रहा था। उसी बीच रास्ते में 10 से 12 लोग एक एसयूवी में भरकर आए, पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी। अमित भूरा को भगाकर नीरज बावाना अपने साथ ले गया। इसके साथ ही उसने पुलिस से 2 AK-47 राइफल भी लूट ली और वो फरार हो गया।
इस मामले में भी नीरज बवाना का नाम सामने आया। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर भी कई सर्च ऑपरेशन चलाए, जिसमें पुलिस ने नीरज बवाना के 35 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक नीरज बवाना था जो पुलिस के हाथ आ ही नहीं रहा था। इस समय तक नीरज बवाना मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। पुलिस को किसी भी हाल में बवाना चाहिए था, लेकिन वो बोतल से निकले जिन की तरह कहां गायब था, इसका किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कुछ महीने गुजरे और आया साल 2015 का अप्रैल महीना। पुलिस को नीरज बवाना की खबर लग गई कि वो चोरी छिपे अपने घर आने वाला है बवाना। पुलिस की तैयारी शुरू हो गई और सभी ने मिलकर ऑपरेशन बवाना शुरू कर दिया। दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना की तलाश दिल्ली पुलिस समेत कई राज्यों को पुलिस को कई महीनों से थी। उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन बवाना भी चलाया जा रहा था, लेकिन नीरज के मूवमेंट की कोई खबर लग नहीं रही थी। फिर एक दिन पुलिस को अपने एक खुफिया इन्फॉर्मर से खबर मिली कि मोस्ट वांटेड डॉन रात के अंधेरे में अपने घर वालों से मिलने बवाना पहुंच सकता है। इनपुट इतनी सटीक थी कि पुलिस के पास बवाना के कार का कलर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद था। इसी इनपुट के आधार पर आनन फानन में दिल्ली पुलिस की सबसे एलिट फोर्स यानी स्पेशल सेल ऑपरेशन बवाना को अंजाम देने की तैयारी में लग जाती है। सबसे धाकड़ और माहिर पुलिस अफसरों की एक खास टीम तैयार की जाती है और फिर सुपर कॉप रात के अंधेरे में ही तय लोकेशन पर ट्रैप लगाकर बैठ जाते हैं। इस मोस्ट वांटेड नीरज बवाना का इंतजार करने लगते हैं। करीब 35 मिनट का वक्त यूं ही गुजर जाता है और तभी पुलिस को एक कार नजर आती है जिसका वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उन्हें उस गाड़ी का कलर भी पता था, नंबर भी पता था, कार के अंदर जो बैठ रहा था उसके बारे में भी पता था। फिर क्या, जैसे ही सब कुछ मैच हुआ, स्पेशल सेल के तेज तर्रार ऑफिसर कार को घेर लेते हैं और उन्हें रुकने का इशारा किया जाता है। मगर यहाँ होता वही है जैसा अक्सर अपराधियों का पुलिस के सामना होने पर होता है। अपराधी बचने की कोशिश करते हैं और पुलिस को देखते ही कार में बैठे बदमाश अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस भी इस बार पूरी तैयारी में थी। वो बवाना को पकड़ने ही आए थे, उसे न्यूट्रलाइज करने आए थे। उन्होंने भी क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी और फिर थोड़े ही देर में नीरज बवाना को ये समझ आ गया कि अगर उसने अभी हथियार नहीं डाला तो उसका एनकाउंटर होना तो तय है, क्योंकि उसके सामने जो पुलिस फोर्स थी वो इसी मकसद से यहाँ पहुंची थी कि नीरज बवाना को आज पकड़ना है, चाहे जिंदा या मुर्दा। इसलिए नीरज बवाना ने समझदारी दिखाते हुए सरेंडर कर दिया और अपने एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी नीरज बवाना बदला नहीं। तिहाड़ जेल तो उसके लिए वो जगह था जहाँ से एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि सभी आप अपने भाईचारा से मिलते हैं, वो जगह थी वो उसके लिए। क्योंकि दिल्ली दिल्ली है, मुंबई नहीं। क्योंकि वहाँ एक समय पर जो भी डॉन होते थे बड़े बड़े, वो हथियार लहराते हुए सड़क पर निकलते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ कुछ बोल पाए। लेकिन इस तरह का रसूख दिल्ली में दिखा पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए तिहाड़ जेल ही वो जगह थी जहाँ पर देश भर से जो भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होते थे वहाँ मौजूद होते थे। अब जब नीरज बवाना तिहाड़ जेल के अंदर पहुँचा तो वहाँ भी उनको उन सभी का साथ मिला। इस बार तो एक बादशाह की तरह वो तिहाड़ जेल में पहुंचा, जिसके नाम और चर्चे पहले से ही बहुत थे। जेल में अब उसकी दोस्ती यहाँ पर नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी से हुई, जो बाद में उसके गिरोह का हिस्सा बन गए। उसमें से नवीन बाली जो था वो तो नीरज का राइट हैंड बन गया और उसके गैंग को ऑपरेट करने लगा, जेल के अंदर से ही और जेल के बाहर से भी। उसी साल 2015 के अगस्त में पुलिस पेशी के बाद कोर्ट परिसर से नीरज बवाना को लेकर वापस आ रही थी और कैदी वाले उस गाड़ी में दो बदमाश पहले से ही मौजूद थे, नीतू दामोदर गैंग के प्रदीप भोला और पारस गोल्डी। ये वही प्रदीप भोला था जिसके बारे में मैंने आपको कहानी के पहले हिस्से में बताया था, जिसे मरवाने की कोशिश नीरज बवाना ने नोहिनी कोर्ट में किया था। वहाँ पर 10 लोगों की फील्डिंग भी बिछाई थी, लेकिन प्लान फेल हो गया और सभी के सभी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इस बार दुश्मन उसके सामने थे, उस वैन के अंदर ही। अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन दोनों के ऊपर नीरज बवाना हमला कर देता है कार के अंदर ही और प्रदीप भोला और पारस गोल्डी को वैन में ही मौत की नींद सुला दिया जाता है। नीरज तो पहले से ही जेल में बंद था और आगे भी रहा,
लेकिन उसके शूटर्स बाहर अपराध की दुनिया में लगातार जबरदस्त तरीके से उसका नाम फैला रहे थे। नीरज बवाना के इशारे पर एक के बाद एक उसके घोर दुश्मनों को रास्ते से हटाया जा रहा था। उसी साल 2015 में ही नीरज का बड़ा भाई और उसकी मां दोनों ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अवैध हथियारों और कारतूस के साथ पकड़े गए। ये जो एयरपोर्ट है ये देश की राजधानी दिल्ली में है और उस एयरपोर्ट से वो हथियार और कारतूस कोलकाता ले जाने की कोशिश में थे। मतलब दिल्ली का ये डॉन अब कोलकाता में भी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा था। यूं ही इसे नहीं दिल्ली का दाऊद कहा जाता था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात देखिए क्या है कि नीरज अब ऐसा गुंडा बन गया था जिसने अपने काम को पूरा करने के लिए अपने माँ का इस्तेमाल करने से पहले भी नहीं सोचा। उसके हैवानियत का एक किस्सा तो और भी सुनने को मिलता है कि साल 2019 में नीरज बवाना अपनी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करवाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में लड़का तो मारा ही जाता है, बहन भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। सोच कर देखिए कि ये कितना खतरनाक बन गया था, जो अपने परिवार वालों को भी नहीं छोड़ता था अगर बात उसके खिलाफ गई तो। ऐसे में उसके दुश्मनों का डरना तो लाजमी था ही, और उसके दुश्मन के लिस्ट में ही एक नाम छोटा राजन का भी है। अब देखिए छोटा राजन तो मुंबई का डॉन था। दाऊद के बाद वो मुंबई में खुद को ही सबसे बड़ा डॉन समझता था, तो उसका नीरज बवाना से क्या कनेक्शन है। तो अब देखिए एक चीज़ कि ये जो छोटा राजन था मुंबई में, वो 93 के ब्लास्ट के बाद दाऊद का दुश्मन बन गया और नीरज का कनेक्शन यहाँ दाऊद के गैंग के साथ भी हो रहा था। अब ऐसे में जो दाऊद का दुश्मन था वो तो नीरज बवाना का भी दुश्मन हुआ। और कहते तो ये भी है कि डी कंपनी ने छोटा राजन को मारने के लिए नीरज बवाना को सुपारी भी दी थी। वो जेल के अंदर ही छोटा राजन का काम तमाम करने की तैयारी में था, लेकिन जेल अधिकारियों को इस बात की भनक लग गई और जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई और छोटा राजन को जेल के दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया गया, जहां तक नीरज बवाना की पहुंच न हो सके। लेकिन अगर ये खबर पुलिस को नहीं लगती तो आप सोच कर देखिए कि आज कहानी ही दूसरी होती और तिहाड़ जेल के अंदर हुए सबसे बड़े अपराध में से एक गिना जाता इस कांड को। हालांकि अगर आज के तारीख में नीरज बवाना की दुश्मन की बात करें तो उसका नंबर 1 दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई हैं। एक समय में दोनों ही तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, दोनों ही तिहाड़ जेल के अंदर ही अलग अलग हाई सिक्योरिटी बैरक में थे। उसी समय पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी हो गई। नाम आया उसमें लॉरेंस गैंग का। गोल्डी बरार था इसके पीछे, कहानी मैंने अभी सुनाई थी आपको। अब मूसेवाला नीरज बवाना का खास था, नीरज बवाना उसे अपना दोस्त मानता था। मूसेवाला की हत्या की खबर मिली तो नीरज एकदम से बिफर गया और उसने 2 दिन में मूसेवाला के हत्यारों को मारने की धमकी दे डाली, यानी लॉरेंस गैंग के लोगों को और लॉरेंस को मारने की धमकी दे डाली। इस धमकी से पुलिस विभाग में तो हड़कंप मच गया। पंजाब और दिल्ली में गैंगवार की आशंका जताई जाने लगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई आज भले ही नेशनल लेवल पर एकदम डॉन बनकर उभर रहा है, लेकिन उस वक्त वो पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर था। अब ऐसे में दिल्ली का डॉन और इधर पंजाब का डॉन, तो गैंगवार की आशंका तो लगाई ही जा रही थी। हालांकि गैंगवार तो इन गैंगों के बीच में चलता ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जैसा कि नीरज बवाना ने धमकी दी थी, ऐलान किया था। फिर पुलिस वालों ने भी राहत की सांस ली। आज लॉरेंस तो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन नीरज बवाना आज भी तिहाड़ जेल में बंद है और उसका रसूख ऐसा चलता है कि इन दिनों उसे कोर्ट में पेश करने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कहानी के पहले भाग के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि एक अकेला उसके पेशी के लिए कैसे पूरे कोर्ट कैंपस को जो है देवबंद में खाली करना पड़ा। ये गैंगस्टर जेल में जरूर है, लेकिन कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप नीरज बवाना के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको क्या लगता है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अगर इन सभी इलाकों से हैं जहाँ की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ तो वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन जगह की कहानी और आपको सुना सकूँ। इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला भी बढ़ाइए, ताकि ऐसी ही कहानी लेकर आता रहूँ मैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।